बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस टाइम में इस बात की लोगों को अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है कि डेंगू जो हर साल हमारे लिए ख़तरा बन के जो है हमारा सामना ये करता है, इससे निमटना जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। वो एहतियाती तदाबीर की सूरत में हो, वो इसके इलाज की सूरत में हो, इसके नॉलेज की सूरत में हो, या इसकी पैदाइश को, इसकी ग्रोथ को रोकने के हवाले से हो। इसकी रोकथाम करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर एक शख्स बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर वो एहतियाती तदाबीर अपनाता है, अगर वो इसके ख़ात्मे के लिए जो है वो फ़ौरी डॉक्टर से रजू करता है जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स उसे फ़ील होते हैं। बहरहाल इस वक्त हम अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इसी प्रोग्राम में हम आगे डॉक्टर्स को भी इंगेज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एक सादालू शख्स है वो ये समझ आए कि अगर खुदा न खास्ता से ये कहीं ना कहीं मालूम हो रहा है कि डेंगू के सिम्टम्स उसमें हैं, या उसको ये मालूम पड़ रहा है कि मुझे डेंगू का मसला हो रहा है या डेंगू का मर्ज़ मुझे लाक हो रहा है, तो वो कैसे फिर जो है वो यहाँ पर आकर इलाज मुआलजे की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकता है। यही चीज़ आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर डेंगू का काउंटर बाकायदा बनाया गया है, यहाँ पर CBC उसके टेस्ट वगैरह और सारे मराहिल जो है वो यहाँ पर होते हैं। हमारे साथ इस वक्त कोऑर्डिनेटर वायरल इन्फेक्शंस दिलशाद साहब भी मौजूद हैं। ये कोऑर्डिनेटर हैं और इन चीज़ों को ये देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। इनसे सबसे पहले हम स्टार्टिंग में यहाँ से पूरा प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद जो डॉक्टर हज़रात होंगे, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, उनको जो है वो इंगेज करेंगे। दिलशाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि एक सादालू शख्स जिसके पास इस बात की नॉलेज नहीं है कि मुझे अगर डेंगू हो गया है तो अब मैंने उसको कैसे आगे लेके चलना है, वो अलाइड हॉस्पिटल में आता है, उसको किन किन जो है वो यहाँ पर सहूलियात से दी जाएंगी, किस तरह जो है वो उसे डील किया जाए? ये हमारे पास ये डेंगू काउंटर इस्टेब्लिश किया गया है DAC की गाइडलाइन के मुताबिक, महकमा सेहत की गाइडलाइन के मुताबिक इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ 2 फॉरम से पेशेंट हमारे पास आना है। OPD में जैसे पेशेंट को देखते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, जिसमें सस्पिशन देते हैं डेंगू की, तो उसको 2 से 10 दिन का फ़ीवर है, साथ में 2 एसोसिएटिव सिम्टम है, तो वो सस्पेक्टेड का क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है। ऐसे इमरजेंसी के थ्रू और OPD के थ्रू हमारे पास दोनों किस्म से भी आते हैं पेशेंट। और फिर जब ये हमारा फ़र्स्ट नर्सिंग काउंटर है, इस पे हमारी नर्सिस बैठी हुई हैं, तो एक जो स्टाफ नर्स ने पेशेंट का सैंपल ड्रा करना होता है और एक स्टाफ नर्स में ये फॉर्म है जिसमें वो जो DAC के मुताबिक जो है ना सारा दी होती है इंफॉर्मेशन। उन्होंने अपने उसका नेम, परंटेज, उसका एड्रेस और वो सारा फिल करना, और साथ में अगर कोई फ़ीवर है वो एसेंशियल क्राइटेरिया वो फिल करना, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम वो फिल करने, और उसके बाद उसके जो वाइटल लेने स्टाफ ने, लेने के बाद फिर CBC उन्होंने CBC के लिए रेफ़र कर देना। ये मैं चूँकि ये चीज़ जानना इसकी अवेयरनेस देना भी बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि फ़र्स्ट काउंटर जब भी एक पेशेंट OPD के बाद या इमरजेंसी के बाद यहाँ पर रेफ़र होता है, तो ये फ़र्स्ट काउंटर है जिस पर उसकी बाकायदा जो है वो अंदराज किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैडम जो बैठी हैं इनसे भी मैं बात करूँ। मैडम, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जब पेशेंट आता है, यहाँ पर पेशेंट आने के बाद उसको किस तरह उसकी जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर फिल की जाती हैं, और पहला इनिशियल स्टेज? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जब पेशेंट आता है, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं कि उसको फ़ीवर है, कितने दिन का है। फिर वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं CBC टेस्ट, उसका CBC का टेस्ट होता है। फिर अदर जो है ना उसके वाइटल वगैरह वो देखते हैं हम लोग, उसके प्लेटलेट कितने हैं, उसमें WBC देखते हैं। अगर ज़्यादा हो तो फिर अदर जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे वो हम लोग करते हैं, वो फॉलो किया जाता है। यानी इस काउंटर पर आकर जो है वो इनिशियल बेसिक स्टेप की तरफ जो है बढ़ा जा रहा है। जी दिलशाद साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था कि यानी पहले तो नर्सिस का जो काम है उनका सैंपल ड्रा करना, पेशेंट के वाइटल करने, और उसके बाद जो है उसका डाटा जो है वो फिल करना। उसके बाद CBC जब एडवाइस करनी, फिर वो CBC काउंटर पे चलते हैं, तो हमारा वो इधर कोशिश करूँगा कि आप साथ साथ जो है वो आते भी जाएं, ताकि ये लोग जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं वो भी ये चीज़ देखते जाएं कि यहाँ पर CBC काउंटर जो है वो कायम किए गए हैं। अब CBC काउंटर पर आने के बाद उसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि पहले जब आप काउंटर पे आए वहाँ का हमने आपको प्रोसेस बताया, उसके बाद जब आप CBC काउंटर पर आए हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है? जी, CBC काउंटर पे CBC विद इन फ्यू मिनट आपको मिल जाती है, और साथ ही फिर डॉक्टर काउंटर है, वो उसको फिर डॉक्टर जो है CBC देखता है। CBC देखने के बाद अगर उस पर वो सस्पेक्टेड का क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, यानी उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता, सिर्फ शक वाला पेशेंट होता है,
जिसमें WBC उसके जो हैं काउंट वो ठीक होते हैं, तो उस पेशेंट को अगले फिर 24 घंटे बाद बुलाना होता है कि आपने 24 घंटे बाद 3 कंसेक्टिव डेज़ के लिए CBC करवानी है। तो वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और साथ ही हमारा ये PITB कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये साथ ही हमारा PITB काउंटर है, डाटा एंट्री का काउंटर है। तो ये फिर उसी वक्त पेशेंट जो है अपलोड हो जाना, उसी वक्त यानी रियल टाइम एंट्री होती है हमारी, 24/7 ये काउंटर फंक्शनल होता है। CBC काउंटर पर इस वक्त जो फैसिलिटी सहूलियात दी जा रही होती हैं उस हवाले से हम बात कर रहे थे। आगे भी बढ़ेंगे, अगला जो फर्दर स्टेप होता है वो आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डेंगू के जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको दीगर फैसिलिटेट किस तरह किया जा रहा होता है, दीगर मेडिकल की सहूलियात जो है वो किस तरह दी जा रही होती हैं, यही हम जान रहे हैं। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर वायरल इन्फेक्शंस दिलशाद मौजूद हैं, जिनसे हम ये चीज़ जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्री हो जानी है पेशेंट की। अगर तो पेशेंट सस्पेक्टेड है, यहीं से उसको परफार्मा इंफॉर्मेशन ब्रोशर परफार्मा दे के उसे घर भेज दिया जाता है कि 24 घंटे बाद आके आप दोबारा जो है करवाएं। और उसके बाद अगर वो जो सस्पेक्टेड होता है उसकी भी मैं थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि क्या उस वक्त वो जो डेंगू की अफजाइश है या जो डेंगू के सिम्टम्स हैं वो इनिशियल स्टेज में कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो एक 24 घंटे का उसको टाइम पीरियड दिया जा रहा होता है, इसकी भी थोड़ी सी वजह है। ये इसमें डेंगू में ये होता है ना कि एक दफ़ा इसका ट्रेंड ये है कि इसके प्लेटलेट्स जो है ऐसे ग्रेजुअली नीचे आते जाने हैं, ठीक है। और एक आध दिन उसने वहाँ से बाउंस करना, फिर खुद ही वो कुदरती तौर पे बढ़ने शुरू हो जाने। ये एक बीमारी का फ़ीचर है, वो बीमारी के फ़ीचर में ऐसे चलते हैं। तो अब डेंगू में भी ऐसा है कि डे बाई डे जो हैं उसके फिर जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो इसलिए से फिर उसकी कम से कम 3 दिन तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो DAC की गाइडलाइन के मुताबिक है। 3 दिन उसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पर जब सस्पेक्टेड हो गया 24 घंटे बाद वो आपके पास दोबारा आ जाता है, वो क्लियर हो जाता है कि इसमें जो है वो डेंगू वायरस का ये शिकार हो चुका है, उसके बाद फिर अगला फर्दर स्टेप उसके बाद या पेशेंट अगर तो बाईसाइटोपिनिया आ गया, प्रोबल हो गया, तो हम फिर यहाँ उसको एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं, जिसमें डेंगू सीरोलॉजी है, डेंगू PCR है, जो मेरे पास शुक्र अल्लाह सफिशेंट मकदार में मौजूद हैं। तो उस डेंगू जीनोटाइपिंग है, जिसमें पेशेंट की टाइप का भी पता चलता है, सीरोटाइपिंग है ना, कि DEN 1 है, 2 है, 3 है, वो फिर हम करवाते हैं। और यहाँ से जब वो कंफर्मेशनरी टेस्ट हमें रिसीव हो जाते हैं, ये देखते हैं पेशेंट कंफर्म हो गया, तो फिर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जैसे आपने आइसोलेशन को उस टाइम पीरियड में जो है वो इस जगह पर रखा जाता है जब तक वो कंफर्मेशन करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, खासतौर पर एक चीज़ देखिएगा कि जैसे जैसे हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि हर साल ही डेंगू के केसेस में हमें कहीं ना कहीं जो है वो एक बढ़ोतरी जो है वो नज़र आती है। वहीं पर उन पैरामीटर्स को भी सेट किया जा रहा होता है जिनके ज़रिए इस बात को इंश्योर किया जा सके कि डेंगू वायरस का ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर जो है वो जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो रखा जाता है बाकायदा, ये मच्छरदानी वगैरह ये जो लगी हुई हैं इसमें जो है यहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है। और उसके बाद जो है वो फिर फर्दर उसको आगे एमरजेंसी में जो है वो उसके बाद आइसोलेशन वार्ड जो है उसमें जो है वो फिर उसको आगे शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें भी डॉक्टर मैं एक बात जानना चाहूँगा दिलशाद साहब आपसे कि ख़ास तौर पर मेडिसिन की उसको फराहमी के हवाले से या दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी फराहमी के हवाले से आप लोगों के क्या इक़दाम? ये सर हमारे पास यानी डेंगू के भी हम 2 पार्ट में तकसीम करते हैं। एक डेंगू आइसोलेशन वार्ड है और एक डेंगू हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। तो वो महकमा हेल्थ की DAC की जो गाइडलाइन के मुताबिक, जो CM के विज़न के मुताबिक जो है वो हमारे पास टोटल सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर पेशेंट सादा DF में है, डेंगू फीवर में है, तो वो आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। और अगर वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में है या डेंगू लीक में है, तो वो जो है डेंगू हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो हमने बनाया वहाँ शिफ्ट हो जाता है। दिलशाद साहब, ख़ास तौर पर आप कोऑर्डिनेटर भी इसी हवाले से ही हैं। ख़ास तौर पर मैसेज में जानना चाहूँगा, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पर अगर डॉक्टर साहब हैं तो वो अपने उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अवेयरनेस एक मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं। जो ग्राउंड पर आकर ये चीज़ें देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, उनको और इस चीज़ का जो है वो उनसे ज़रा हट के एक्सपीरियंस होता है। ख़ास तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक अवेयरनेस मैसेज लेना चाहूँगा। अवेयरनेस मैसेज तो आवाम के लिए यही है कि जो है अपना पानी जहाँ जो है वो ब्रीजिंग साइड जहाँ वो डेंगू की जो है जरासीम पाते हैं, अफजाइश होती है, तो उस जगह को क्लीन किया जाए।
वाटर कहीं ना खड़ा होना चाहिए, और जो आवाम के लिए है कि वो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करें, और जो बाहर जब निकलें मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जब अगर बाहर लेटना है तो उसके बाद जो है फुल स्लीप वाले कपड़े सुबह और शाम में पहन के निकलें, क्योंकि ये ज़्यादा पीक होता है सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी डेंगू जब मच्छर काटता है ज़्यादा। चीज़ें हैं जिस पर अमल पैरा किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, डेंगू से जो है वो बचा जा सकता है। आगे भी बढ़ेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम इस हवाले से था कि हम डेंगू का ख़ात्मा कैसे यकीनी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी एक आम फीवर, एक नॉर्मल फ़ीवर और डेंगू फ़ीवर के दरमियान जो फ़र्क है वो करने से कासिर होते हैं। उनके अंदर सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, उनके अंदर उन चीज़ों की अलामात भी आ रही होती है, लेकिन वो उसका जो है वो जज करने से, ऑब्ज़र्व करने से जो है वो कासिर होते हैं। साथ ही हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी तक शायद ये बात जानते थे कि जो डेंगू का टाइम पीरियड है वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, शायद 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, बट एक्चुअल इसका टाइम पीरियड 6 माह 8 माह तक जो है वो एक्सटेंड होता है। इस वक्त हम चूँकि अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि डेंगू को ट्रीट करने के हवाले से या डेंगू पेशेंट्स को ट्रीट करने के हवाले से अच्छे और बेहतर इनिशिएटिव जो है वो हर साल ही उठाए जाते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ फोकल पर्सन अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर सुफियान जावेद साहब मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद बात भी करेंगे, स्टैट पर भी बात करेंगे कि कितने पेशेंट्स आ चुके हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे कि अब क्या नेक्स्ट प्लान है, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि नई नई बीमारियां, नए नए मसाइल, जो वायरस हैं, जो अमराज हैं, वो हर साल जो है वो ताकतवर होकर उभर कर जो है वो लोगों को अपने उस नरगे में फंसाते हैं। उन बीमारियों से फिर किस तरह जदीद तरीक़ों से जो है वो लड़ा जा रहा है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा कि अलाइड हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है और डेंगू के जो मोस्टली केसेस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो अतराफ़ के मुल्क का इलाके हों, वो अतराफ़ की तहसीलें हों। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा कि डेंगू को ट्रीट करने के हवाले से क्या सहूलियात जो है वो मौजूद। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू के हवाले से जो है अलाइड हॉस्पिटल 1 फैसलाबाद में डैग की जो रहनुमाई के जिस तरह उन्होंने कहा है उसके हिसाब से हमारे पास जो है तकरीबन सारी सहूलियत मौजूद है। हमने डेंगू सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे पेशेंट वॉक थ्रू आता है हमारे पास, तो उसमें 2 से 10 दिन की हिस्ट्री अगर फ़ीवर की हो तो हम उसका CBC टेस्ट करते हैं जो वहाँ पे ही हो जाता है। अगर CBC टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उसको हम जो एडमिट कर लेते हैं। जो एडमिट करते हैं वो हमारे पास जो हमारा वार्ड है फुली इक्विप्ड है, जैसे कि ICU टाइप कह सकते हैं, जिसमें वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, मोनीटर और बाकी जो सहूलियत जो ICU वाली होती सारी मौजूद है। ये सारी इस वक्त सहूलियात मौजूद हैं कि अगर एक पेशेंट आता है तो उसको ये इन तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये एक मैसेज, ये एक बात, ये एक पॉइंट जो है वो हमारे देखने वालों के लिए भी है कि ये मैं बात अभी डॉक्टर साहब से जानूँगा कि एक शख्स जब आता है वो अलाइड हॉस्पिटल में एंटर हुआ है जिससे कहीं ना कहीं ये ख़दशा है कि मुझे डेंगू का खुदा न खास्ता जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो अगर उसमें डेंगू पॉजिटिव आता है तो फिर किस तरह स्टेप्स होते हैं, किस तरह उसकी टेस्टिंग की जाती है, किस तरह उसको आइसोलेट किया जाता है, किस तरह उसको ट्रीट किया जाता है। एक पेशेंट अब आपके हॉस्पिटल में एंटर हो चुका है, अब फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होंगे? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पेशेंट हमारे पास आता है उसे फ़ीवर है और उसे फ़ीवर 2 से 10 दिन का है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन जो है अपने मुतलका हॉस्पिटल को दिखाए, वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट कराए, CBC रिपोर्ट लाजमी करवाए। CBC रिपोर्ट अगर उसकी पॉजिटिव आ जाती है तो उस पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं, प्रोबेबल करके हम उसको कर लेते हैं। उसके आगे हम मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की बेस पे ही हम उसका इलाज शुरू करते हैं। तो अगर वो उसके सिम्टम्स ज़्यादा हैं, शदीद हैं, तो उसी हिसाब से हम उसको देखते हैं। अगर हाँ एक पेशेंट आता है, उसका टेस्ट हो जाता है CBC, वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसके बाद हम जो है वो अमूमन जो पेशेंट हैं वो टेस्ट करवाने के बाद घर चले जाते हैं, दोबारा टेस्ट नहीं करवाते। मेरी आवाम से ये इल्तमास है कि दूसरे दिन भी आके अपना CBC टेस्ट करवाएं। अगर वो पहला टेस्ट आपका नेगेटिव है तो दूसरा आपने टेस्ट ज़रूर करवाना है, जब वो नेगेटिव होगा तो उसके बाद अपने घर की तरफ जाए। उसके तकरीबन 2 टेस्ट जो है वो लाजमी करवाए जाएं, ताकि उसकी बाज़ों का तो ये होता है कि अगर पहले टेस्ट में एक चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो फिर वो दूसरे टेस्ट में वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल इस तरह।
अच्छा, एक अहम चीज़ पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि अलाइड हॉस्पिटल में कितने केसेस डेंगू के जो है वो आ चुके हैं, यानी अगर 1 जनवरी से बात की जाए कितने पेशेंट्स को अटेंड किया गया, फिर कितने उसमें पॉजिटिव आए और कितनों को फिर इलाज करने के बाद डिस्चार्ज किया गया और कितने एडमिट हैं, इस पर भी मैं डॉक्टर साहब से जो है वो बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ज़रा मैं चाहूँगा कि स्टैट मेरे साथ थोड़े से शेयर किए जाएँ कि 1 साल के अंदर कितने पेशेंट आए हैं, कितनों को ट्रीट किया गया, एडमिट किया गया, डिस्चार्ज किया गया और करंट टाइम में कितने को पेशेंट एडमिट हैं? जी, हमारे पास जो है जनवरी 1 से लेके अब तक ना 1509 पेशेंट जो है ना हमारे पास वो आए हैं जिन्होंने सस्पेक्टेड केसेस थे कि जिनको डेंगू के लिए थे, जिनके हमने टेस्ट वगैरह किए हैं। उनमें से जो हमारे पास सस्पेक्टेड केसेस जो हमने डेंगू की रिपोर्टिंग कराने के बाद सीबीसी के बाद जो थे 1459 थे। उनमें से प्रोबेबल केसेस वो के थे 10। टोटल कंफर्म केसेस जो हमारे पास थे, प्रोबेबल केसेस ऐसे होते हैं जो हम रखते हैं, उसके बाद उनकी अगली मज़ीद टेस्ट जो है उनके नेगेटिव आ जाते हैं तो उनको घर भेज देते हैं। 40 केसेस हमारे पास थे जो जनवरी 1 से लेके अब तक जो है हमारे पास कंफर्म केसेस थे। उनमें से 39 पेशेंट जो है डिस्चार्ज कर दिए गए और एक पेशेंट अभी हमारे पास एडमिट है जी। तकरीबन 8 से 9 महीनों के अंदर जो है वो 40 पेशेंट जो है वो आपके पास आए हैं और उनमें से 39 को डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, ये भी एक मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त अचीवमेंट है अगर स्टैट को देखा जाए, जो चूँकि डॉक्टर साहब इस बात पे जो है वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं और वो ये चीज़ें हमें बता रहे हैं कि 40 पेशेंट्स आए तकरीबन इन 8 से 9 महीनों के इस टाइम में और उनमें से 39 को बेहतर मेडिकल सहूलियात देकर जो है वो डिस्चार्ज किया गया। जो डेंगू था वो ख़त्म हो गया उनमें से और अभी तक एक पेशेंट जो है वो एडमिट है। इस वक्त स्टैट थे जो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर भी किए हैं, हमें बताए भी हैं और इस तरह जो है वो इन चीज़ों को लेकर चला जा रहा है और इंश्योर इस बात को किया जा रहा होता है कि डेंगू के खात्मे को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को इस बात का नॉलेज भी नहीं होता कि जो डेंगू है जो घरों में आपकी पैदावार करता है, जो घरों में अपनी ग्रोथ करता है, उसको कैसे रोका जाए। इसकी ग्रोथ के हवाले से भी डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कैसे इसकी ग्रोथ होती है, कैसे फिर इसकी ग्रोथ को जो है वो रोका जा सकता है। इसके लिए तो बस ये है कि अपने घरों के बाहर पानी ना खड़ा रहने दिया जाए, अपनी जो घर की खिड़कियाँ हैं वो बंद रखी जाएं, मॉस्किटो किलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, बाकी जो एहतियाती तदाबीर है वो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो करनी चाहिए। मोस्टली एक चीज़ थी कि एक मिथ बनी हुई थी कि लोग कहीं ना कहीं इस बात से खौफज़दा भी थे कि डेंगू जो है वो एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर आप उसकी बर वक्त तशख़ीस के बाद उसका बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, बेहतर तरीके से जो है वो अपनी उस बहाली सेहत की तरफ जाते हैं, उनमें से मेडिकल जो सहूलियात गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा कोई मसला नहीं है या वो मिथ नहीं है कि खुदा न खास्ता आपकी जान ले डूबेगा। इसमें बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल ही शख्स जो है वो लापरवाह हो जाता है, बिल्कुल ही शख्स जो है वो केयर करना करना ख़त्म कर देता है और उसको मालूम होने के बावजूद भी वो किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा नहीं करता। इस केसेस में जो है वो यानी एक एंड स्टेज जो होती है उसमें उसकी जो है वो खुदा न खास्ता जो मौत है वो वाक़ई होती है। अदरवाइज़ अगर एक शख्स टाइमली तशख़ीस के बाद उसका बेहतर इलाज करवाता है तो इस चीज़ पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। फ्लड एरियाज़ जो इस वक्त हैं वहाँ पर भी इस वक्त इस बात का ख़दशा मौजूद है कि डेंगू के केसेस हो गया, मलेरिया के केसेस हो गया, वो वहाँ पे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ पे पानी साफ़ सुथरा पानी खड़ा होगा वहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। लोगों से बस यही है कि जी अपने जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे जो पानी वगैरह है उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करते रहें। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त ग्राउंड पर जाकर जो है वो फैसिलिटीज़ किस नौइयत की जो है वो दी जा रही हैं। अगर ग्राउंड पर हम जाकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उस हवाले अलाइड हॉस्पिटल 1 में मैंने आपको पहले भी बताया कि डेंगू काउंटर हमने बनाया हुआ है पूरा, वहाँ पे हमारी सीबीसी मशीन मौजूद है, हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। पेशेंट जब आता है जिसकी हिस्ट्री 2 से 10 दिन के फीवर की होती है उसको हम वहाँ पे सीबीसी टेस्ट करते हैं, उसके बाद उस टेस्ट की रिपोर्ट विद इन अ मिनट्स आ जाती है। अगर उसकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसको फ़ौरन जो है ना हम एडमिट कर लेते हैं हमारे जो डेंगू वार्ड में।
जो है वो एडमिट कर लिया जाता है। ये सारे वो स्टैट थे जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी शेयर किए और इन्होंने एक बड़ी क्लियर इसमें बातें चंद कही हैं। इन्होंने कहा है कि एक तो लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस इस चीज़ का है कि जिसकी बुनियाद, जिसकी ग्रोथ, जो पनह भी आप लोगों के घरों से रहा होता है, उसको अगर घर से ही ख़ात्मा उसका यकीनी बनाया जाए तो वो ख़त्म हो सकता है। और फिर ख़ास तौर पर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि उसने कहीं ना कहीं सीज़न भी जब स्विच करता है या जब मौसम चेंज हो रहा होता है, फिर भी इसकी ग्रोथ जो है वो इसकी ग्रोथ पर असर इस चीज़ का होता है। हमने मोस्टली ये केसेस देखे हैं कि डेंगू जो है वो एक बड़ा ख़तरा बना है। डेंगू ने बहुत सारी कीमती जानें निगली भी हैं और आइंदा टाइम में जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर साल हमें ये बात महसूस होती है, मालूम होती है कि केसेस जो है वो पास्ट ईयर की निस्बत जो है वो बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल तौर पर, इंफरादी तौर पर ऐसे इकदाम उठाते हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव उठाना शुरू कर देते हैं, इस हवाले से जो है वो अवेयरनेस लोगों में देना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पर हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं, वहीं पर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ों को आम लोगों तक पहुँचाया जाए, ऐसी चीज़ों को आम शहरियों तक पहुँचाया जाए जिनके नॉलेज में ये बातें नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पर डेंगू के केसेस हो गया या दीगर केसेस, मलेरिया के केसेस हो गया, इस पर हमने इस ब्रेक में बात की है और हमने आपको बताया है कि फैसलाबाद में बड़ा हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल, किस तरह वो डेंगू के हवाले से जो है वो इकदाम उठा रहा है, डेंगू के ख़ात्मे के लिए इकदाम उठा रहा है। और जब भी एक पेशेंट आता है, चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें बताई हैं कि जब भी एक इंटर होता है पेशेंट, तो क्या उसके फर्दर आगे प्रोसेस होता है, क्या फर्दर उसका स्टेप होता है, किस तरह जो है वो अपने टेस्ट उसके करवाए जाते हैं, किस तरह जो है अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। यानी इन्होंने इस बात को इंश्योर कराया है, ये बात हम तक पहुंचाई है कि इस वक्त तमाम सहूलियात जो डेंगू के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी हैं वो इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आगे भी बढ़ेंगे, मैं अब कोशिश ये करूँगा कि आगे बढ़कर ग्राउंड पर जाकर इस वक्त की सूरत हाल को देखा जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए और कितना कोई फैसिलिटेट कर पा रहे हैं ग्राउंड पर, पेशेंट्स को कितना कोई फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, ये जाकर जानें। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डेंगू एक बड़ा मसला है और इससे निमटने के लिए भी लोगों को इनफरादी तौर पर भी, इंडिविजुअल तौर पर भी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और वहीं पर अगर मामूली सी भी उनको ऐसी मालूमात जो है या ऐसा उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो डेंगू जैसे मर्ज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमने इससे कबल भी जो 3 ब्रेक्स की उसमें हमने इन्हीं सूरत हाल पर बात की है और आज भी इसी चीज़ को इस ब्रेक में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद जानेंगे और ये इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी से अब तक जो है वो डेंगू के कितने केसेस जो है वो आ चुके हैं, किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। और एक बड़ा अहम मुद्दा कि इस वक्त जो फ्लड एरियाज़ हैं, जहाँ पर इस वक्त सैलाब आया हुआ है, वहाँ पर जो है वो मलेरिया, डेंगू की जो ग्रोथ हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है और वहाँ के जो लोग हैं वो इस हवाले से डेंगू के खात्मे के लिए क्या इकदाम उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, अगर आपके पास इस वक्त जो डेंगू के स्टैट हैं, अगर 1 जनवरी से अब तक की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर क्या हालात रहे हैं डेंगू के हवाले से? इस तरह है कि इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको अलाइड हॉस्पिटल 1 की हद तक स्टैट्स बता सकता हूँ। 1 जनवरी से लेके आज तक हमारे पास कोई 40 कंफर्म केसेस दाखिल हुए हैं। प्रोबेबल और सस्पेक्टेड केसेस तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन एंड में जिनके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उनको हम कंफर्म केसेस कहते हैं। और उसमें से 39 पेशेंट्स हम डिस्चार्ज कर चुके हैं। प्रेजेंटली इस वक्त हमारे पास एक पेशेंट एडमिटेड है। यानी तकरीबन 40 पेशेंट 1 जनवरी से टिल डेट तक जो है वो अलाइड 1 में आ चुके हैं, जिनको इस वक्त ट्रीट किया गया है। एक इस वक्त एडमिट है, बाकी को डिस्चार्ज इस वक्त कर दिया गया है। ये मेरे साथ अब, चूँकि मैं चाहूँगा कि आसपास के जो इलाके हैं ज़्यादा किस एरिया जो है वो मुतासर है, कौन सा इलाका मुतासर है, मैं चाहूँगा इन चीज़ों से आप थोड़ा सा मेंशन कर दें कि अगर झंग है तो वहाँ कितने केसेस डेंगू के जो है वो सामने आए हैं, अगर साथ में दीगर मुल्क इलाके हैं तो वहाँ से कितने जो है वो सामने आए हैं। ऐसे है कि इसमें जो प्रॉपर फैसलाबाद के अपने मेन फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो 13 केसेस फैसलाबाद के थे, 14 के करीब केसेस झंग से आए थे। कुछ ऐसे लोग हैं फैसलाबाद के जो वर्कर्स हैं जो कराची में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से 1-2 केसेस वो फिर अपने घर आ जाते हैं। 2 केसेस वहाँ से आए थे, 4 के करीब केसेस चन्योट से आए हैं, 2 लाहौर से आए हैं, 1 ननकाना साहब से आए, 1 साहब कोई KPK में हरीपुर में काम करते थे, वहाँ बीमार हुए तो वापस अपने घर आ गए।
एक आध 2 केस हमारे जो हैं वो टोबाटेक्सिन से आए थे, एक सरगोदा से आया था। तो इनमें से जो थे सादा तो 17 के करीब जो पेशेंट्स थे जो हमारे पास 40 एडमिट हुए हैं वो सिंपल डेंगू फीवर के थे, और 23 के करीब जो केसेस थे उनको डेंगू हेमरेजिक फीवर था। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से ये जो 40 की जो फिगर है इसमें से 39 जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं इस रवां साल में। इस वक्त एक साहब हमारे पास दाखिल हैं, एक पेशेंट, वो भी इस वक्त स्टेबल हैं, उनको कोई ख़ास तौर पर हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए ये बात इसको जानना समझना ज़रूरी है कि शायद वो ये समझते हैं कि डेंगू का जो एक टाइम पीरियड है वो बड़ा लिमिटेड सा है, बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड में जो है वो डेंगू आता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बट एक्चुअली जो है वो डेंगू हम ये देखते हैं कि दिसंबर तक, ऐसे ही है डॉक्टर साहब के, दिसंबर तक जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो करता रहता है, और ये किस महीने से किस महीने तक तकरीबन जो है वो पाया जाता है, इसकी ग्रोथ जो है वो होती है। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो सेंट्रल पंजाब में मौसम थोड़ा सा नॉर्थ की निस्बत रावलपिंडी इस्लामाबाद की निस्बत डिफरेंट है। हमारे जो साल के अवाइल महीने होते हैं उनमें इतने ज़्यादा केसेस जो बहार में इतने ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा मरीज़ हमारे आने शुरू होते हैं अगस्त ऑनवर्ड्स, और जो मैक्सिमम पीक करता है ये अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के महीने तक पीक करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इक्का दुक्का केस जो हैं इवन दिसंबर तक चलते हैं, क्योंकि पहले अभी ये मॉस्किटो आउटडोर है, फिर ये इंडोर चला जाता है, और इंडोर जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं हो जाती, जब तक ये इसका जो मॉस्किटो है वेक्टर जो इसका है वो ज़िंदा रहता है, सर्वाइव करता है, उस वक्त तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है। नवंबर दिसंबर के महीने तक कुछ केसेस आते हैं, लेकिन मेन जो पीक है वो ये सीज़न है जो कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर का खेल है। अगस्त सितंबर और अक्टूबर ऐसे मंथ हैं, जिस तरह भी डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हुए थे ये हमें बता रहे थे कि ये ऐसे मंथ है जिसमें ये पीक पे होता है, और ख़ास तौर पर ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर भी हम बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव हैं जो अगर हम उठाएं तो इसका ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि इस वक्त एक अवेयरनेस मैसेज भी दिया जाए कि जो घर हैं या जो अतराफ़ के हमारे सेहन हो गया, वहाँ पर किस तरीके से हमें जो है वो साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि इसकी पैदावार ना हो सके, चाहे वो डेंगू है चाहे वो मलेरिया है, इसकी पैदावार की जो है वो रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। देखें जी, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मॉस्किटो या मच्छर की एडीज इजिप्टी जो इसको कॉज करता है, उसकी ब्रीडिंग साइट्स हैं जहाँ पे वो ग्रो करता है, जहाँ पे भी साफ़ पानी की कलेक्शन होगी इसका मच्छर अंडे दे सकता है और वहाँ पे लार्वा बन सकते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो उसमें ये है कि घर में जहाँ पे वाटर कलेक्शन ना होने दें, ख़ास तौर पे ये जो रूम कूलर्स हैं जिनमें पानी पड़ता है, वो पानी अगर उसके अंदर रहेगा वो ब्रीडिंग साइट बन जाएगी। ऐसे ही कोई गमलों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी दिया हुआ है, या गटरों के ढक्कन अगर टूटे हुए हैं, या आपके जो वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, उसका ढक्कन नहीं है, तो ये सारी वाटर कलेक्शन घर में इसकी ब्रीडिंग साइट्स बन सकती हैं। तो इसलिए इस सीज़न के दौरान में ख़ास तौर पे ये एहतियात करना चाहिए कि ये ब्रीडिंग साइट्स को जितना हम तलब कर सकें कर दें। अच्छा, एक बड़ी आम सी बात है कि बाज़ औक़ात लोगों को जो है वो डेंगू फ़ीवर होता है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं। वो शायद ये बात समझते हैं कि ये कोई कॉमन सा में जो है वो फ़ीवर है, बुखार है। डेंगू हो गया, डेंगू फ़ीवर हो गया, वो एक आम बुखार हो गया, इनमें फ़र्क जो है वो कैसे किया जा सकता है? इनको जो है वो अगर एक नॉर्मल एक टेम्परेचर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको कैसे हम जज कर सकते हैं, और अगर एक डेंगू फ़ीवर हो रहा है तो उसको कैसे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है? देखें, आप पहले तो मैं आपके पहले वाले सवाल का थोड़ा सा जवाब मज़ीद एक्सटेंड करना चाहूँगा। एक तो एस्पेक्ट मैंने कहा ना कि मच्छर की ब्रीडिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए, दूसरी अपने आप को अपने मच्छर के काटने से बचाना है। जो लोग बाहर सोते हैं वो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और जो बाहर एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उनके, जैसे किसी ने हाफ़ स्लीव पहनी हुई है या शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, तो जिस्म के बाकी हिस्सों पे मॉस्पेल लगाएं जो एक्सपोज हैं ताकि मच्छर ना काटें। इंडोर में जो कमरों के अंदर सोते हैं वहाँ पे स्प्रे करें मच्छर के ख़िलाफ़, और वो मैट्स और कॉइल्स जो हैं वो लगाएं। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि इसकी क्या अलामत हैं। तो इसकी अलामत, तो मेन अलामत तो तेज़ बुखार का आना है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट करे या 10 दिन से कम का हो, वो इसका मेन अलामत है। इसके अलावा सर दर्द हो सकती है, पट्ठों में दर्द हो सकती है, कमर में दर्द हो सकती है,
आँखों के पीछे दर्द हो सकती है, जिस्म पे दाग जो नील पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग की वजह से नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, पखाने के रास्ते खून आ सकता है। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो पेशेंट जो है वो उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, उसको पेशाब आना कम हो सकता है। सारे डॉक्टर साहब मसाइल हैं जो इस वजह से पैदा होते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ भी इस वक्त हमारे लिए जानना, उस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि फ़्लड एरियाज़ जो इस वक्त इस आफत से दो चार हैं, वहाँ पर भी अभी हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि मलेरिया हो गया, वो डेंगू हो गया, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसकी अफजाइश बढ़ती है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है कि इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर एक शख्स जो है उसको समझे, देखे और उस पर जो है वो फिर अमल पैरा करे? अभी फ्लड जैसे जैसे उतर जाएगा, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर पानी इकट्ठा होगा, उसकी कलेक्शंस होंगी। एक तो ये है कि उन जो कलेक्शंस हैं किसी हद तक जो प्रिवेंटिव साइड के महकमे हैं वो उन कलेक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उन इलाकों में चूँकि जो लोग हैं जो इस वक्त बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, उनमें ये है कि उनको जो है मॉस्किटो रिपेलेंट्स अगर प्रोवाइड हो जाएं तो वो मच्छर के काटने से अपने आप को बचा पाएंगे। तो बाकी ये है कि जो लोग बाहर सो रहे हैं वो मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, और जो अंदर सो रहे हैं जैसे मैंने बताया अगर कमरों के अंदर हैं वहाँ पे स्प्रे वगैरह करें, बाकी चीज़ें, ताकि मच्छर वहाँ पे ना हो। और फ़र्क भी करना ताकि उसमें आसान हो कि एक अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है तो उसको भी बंदा जज कर सके, और उसके साथ साथ अगर दीगर सिम्टम्स उसमें से आ रहे हैं डेंगू के तो फिर वो मुतलका डॉक्टर से रजू करे। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो मेडिसिन कौन सी जो है वो सजेस्ट की जाती हैं, कौन सी प्रेफर की जाती हैं, क्योंकि आप किसी फील्ड में जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं, तो कौन सी मेडिसिन जो है वो इसमें सजेस्ट की जाती हैं पेशेंट्स को मोस्टली? इसमें आपके पहले सवाल को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा कि अगर किसी को इस मौसम में ऐसा बुखार है जो तेज़ और जिस्म में दर्दें हैं और वो 48 घंटे से ज़्यादा और 10 दिन से कम है, तो उसको चाहिए कि अपनी CBC कराए नज़दीक तरीन जगह से, और 3 दिन लगातार CBC करवानी होती है। इसमें अगर उसमें वाइट सेल और प्लेटलेट्स कम आते हैं, 2 सेल लाइन जो हैं वो कम आती हैं, तो फिर उसको नज़दीक तरीन जगह से अपने डेंगू के टेस्ट करवाने चाहिए। बाकी रहेगी इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सादी डेंगू फ़ीवर जो सिंपल है उसकी ट्रीटमेंट कोई मुश्किल नहीं है। उसमें यह है कि बुखार के लिए सादा पैरासीटामोल लेनी है, कोई ब्रूफिन, वोल्ट्रॉल या इस किस्म की दवाई नहीं लेनी, कोई स्टीरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। नमकोल वाला पानी उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, इतना इस्तेमाल रखें कि पेशेंट को मुनासिब मकदार में पेशाब आता रहे और वो डिहाइड्रेट ना हो, वो जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। और ये वो सारी चीज़ें थी जिस पर मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को जो है वो अमल पैरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो एरियाज़ इस वक्त आफत ज़्यादा हैं, जहाँ पर इस वक्त फ़्लड जैसे बड़े मसले से लोग दो चार हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को जो है समझने की जो है वो ज़रूरत है। अब उम्मीद यही की जाती है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, और ख़ास तौर पर जो डेंगू का एक बड़ा मसला है इस हवाले से जो है वो संजीदगी अपनाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।